Okay, so hello students, welcome to this video. So this video is in continuation with the previous video जहां पर हमने कुछ previous year question और solutions को discuss किया था. In this video we will solve some remaining questions of that exam. Okay, so before starting there is one information कि जो भी student master cadre, lecturer cadre and assistant professor exam की तैयारी करना चाहते हैं, so the detailed video lecture course with study material and test series is available on ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट ऐप. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड कैन स्टार्ट योर लर्निंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे. दैट ए क्यूब हैज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V on its surface. If there are no charges inside the cube, the potential at the center of the cube is. Question is from EMT. A cube is given to us. An electric potential V is given on the surface of this cube. And there are no charges inside this cube, so we have to find out the electric potential at the center of this cube. Very important question, very interesting question. कई बार एग्जाम में पूछा गया है. तो फर्स्ट डायरेक्ट आंसर इज कि अगर कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस क्यूब. But yes, because of this potential V which is on the outer surface or in the surface of this cube, the potential experience at this point will be V itself. ठीक है, सो ऑप्शन विल बी डी. बट ये इसको समझने के लिए थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इट हैज. सो इसमें हमारी हेल्प करती है यूनिकनेस थ्योरम. यूनिकनेस थ्योरम यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? लेट अस सपोज वी हैव एनी क्लोज रीजन, है ना. जैसे हमारे पास ये क्लोज रीजन है, ऐसे हमने कोई एक आर्बिट्रेरी क्लोज रीजन ले लिया है. वी हैव ए बाउंड्री कंडीशन. जैसे हमें यहां पे पता था कि यहां पे पोटेंशियल V है, उसी तरह सरफेस पे पोटेंशियल V है, इसी तरह से हमें भी पता है कि इस क्लोज रीजन की बाउंड्री पे पोटेंशियल ये है. वी हैव द बाउंड्री कंडीशन. देन अकॉर्डिंग टू द यूनिकनेस थ्योरम दैट पोटेंशियल इनसाइड दिस रीजन कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली if it satisfies the Laplace equation, and the boundary condition, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस रीजन में पोटेंशियल की कोई भी वैल्यू या कोई भी पोटेंशियल इस रीजन में, क्लोज रीजन में तो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट पोटेंशियल इज यूनिक इनसाइड दिस रीजन. उसके अलावा और कोई पोटेंशियल नहीं होगा. नो मैटर हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया है, कि हम उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे, उस पोटेंशियल तक हम कैसे पहुंचे, वो मैटर नहीं करता. अगर वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर पोटेंशियल का वही है. द पोटेंशियल इज यूनिक इनसाइड दिस रीजन. सो दिस इज यूनिकनेस थ्योरम. ये हमें गारंटी करती है. और इसी के बेसिस पे हम जो पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज चार्जेस है वो डिस्कस करते हैं, जहां पे कंडक्टिंग प्लेन और चार्जेस की प्रॉब्लम को हम 2 पॉइंट चार्जेस की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सभी कैलकुलेशन करते हैं. तो उसमें भी हम पोटेंशियल कैसे भी निकालें, इट डजंट मैटर, बस वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. तो हम भी यहां पे वही पोटेंशियल देखना चाहते हैं कि जो इनके रीजन के इनसाइड तो लैप्लेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और उसकी वैल्यू बाउंड्री पे भी सेटिस्फाई कर दे. तो हमारे को पता है कि वो कैसे भी हम निकालें द पोटेंशियल विल बी सेम. तो यहां पे इसके इनसाइड रीजन में लैप्लेस इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेट अस सपोज डेल स्क्वायर फाई इनसाइड में बोल रहा हूं, ठीक है. फाई मतलब पोटेंशियल, अभी इसको V नाम नहीं दे रहा हूं टू अवॉइड द कंफ्यूजन. सो डेल स्क्वायर फाई इनसाइड इज इक्वल टू 0, कोई भी चार्ज नहीं है. सो नाउ इसका जो सॉल्यूशन है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लेस इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? दैट विल बी फाई इनसाइड, है ना. इसकी वैल्यू, इस फाई इनसाइड की वैल्यू क्या होगी? तो दिस सॉल्यूशन इज यूनिकली डिटरमाइंड इनसाइड द रीजन इफ इट सेटिस्फाइज दिस लैप्लेस इक्वेशन एंड द बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री कंडीशन मुझे पता है कि बाउंड्री कंडीशन तो ये है कि फाई एट सरफेस इज इक्वल टू V है. तो इफ आई टेक दिस फाई इनसाइड, इफ मैं कंसीडर करता हूं कि फाई इनसाइड की वैल्यू अगर V ही है,
तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है और इस v की वैल्यू सरफेस पे भी v ही है, तो बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जैसे ये हम बात करें कि v/6 है, v/8 है, 0 है, आप कहोगे सर v/6 भी अगर हम लें तो उसका भी तो डेल स्क्वायर v 0 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन क्या वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। वहां पे उसकी वैल्यू v/6 है, बाउंड्री पे v हो गई, तो पोटेंशियल तो यूनिकली नहीं हुआ, तो वो तो कंडीशन ही फेल हो गई। तो हमें ऐसे पोटेंशियल की तलाश है जो लैप्लेस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ के साथ बाउंड्री कंडीशन को भी करे, मतलब इस रीजन के अंदर लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और बाहर इसकी वैल्यू को, पोटेंशियल की वैल्यू को जस्टिफाई करे, तो वो पोटेंशियल यूनिक है, वो पोटेंशियल वही एक वैल्यू पोटेंशियल की, चाहे वो हम कैसे भी निकालें। और यही कॉन्सेप्ट हम इमेज चार्ज प्रॉब्लम्स में भी करते हैं, जहां पे हम उसी प्रॉब्लम को रिप्लिकेट करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस से, ये इस बात की चिंता किए बिना कि हम इस तरह से निकाल रहे हैं, इस तरह से इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिकनेस थ्योरम ने ये लाइसेंस दिया है, ये गारंटी दी है कि भाई आपका पोटेंशियल अगर बाउंड्री पे सेम है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पोटेंशियल आपका वही आएगा। इसका प्रूफ भी होता है, उसकी करने की हमें जरूरत नहीं है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिकनेस थ्योरम से हम इसको जस्टिफाई करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि अगर पोटेंशियल यहाँ पे v है, ऑब्वियसली there will be no electric field inside because there are no charges inside this cube, ठीक है। सो इनसाइड सरफेस, इनसाइड पॉइंट है सेंटर पे, वहां भी पोटेंशियल v है, यहां भी v है। सो दिस विल बी काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम किसी चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है हर जगह पे, तो इसलिए वर्क डन भी 0 हो जाता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कुछ इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। तो आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी v, ठीक है। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर hx, हैमिल्टोनियन h विद x फॉर द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन p²/2m प्लस vx। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स। और देखो हर बार ये तो रूल ही है, समझ के चलो कि इन एग्जाम्स में आपको कोई ना कोई कम्यूटेटर जरूर पूछा जाएगा, चाहे कम्यूटेटर पूछा जाए, चाहे पॉइजन ब्रैकेट पूछा जाए, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहां पे आपसे पूछा है हैमिल्टोनियन h विद x। सो h इज गिवन टू अस, दैट इज p²/2m प्लस vx विद x। तो क्या करेंगे? इट विल बी p²/2m, एक बार x के साथ चला जाएगा, प्लस एक बार ये vx के साथ हो जाएगा, सो इट विल बी vx x। सो दिस v इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इनका कम्यूटेटर तो डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा। इसका कम्यूटेटर क्या होगा? डायरेक्टली 0 हो जाएगा। और इसका आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही आपने कोई ट्रिक ध्यान नहीं रखी हुई तो क्या करोगे, इसको 1/2m को लेके p एक बार ब्रैकेट को पूरा ओपन कर सकते हो। अदरवाइज हमें डायरेक्टली पता है कि अगर हमें xp² का ही कैलकुलेट करना हो या xp³ का कैलकुलेट करना हो, तो इसके हमने डायरेक्ट ट्रिक लिखी हुई है कि xpn अगर है तो क्या हो जाता है, n iota h कट p⁻n-1। बस ये इसका आंसर आएगा डायरेक्टली। आप सोल्व करके देखोगे तो भी वैसे ही आएगा, उसी से ये आया है। और यहाँ पे xpn है, लेकिन वो pnx है, तो एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं pn और x का देखूं तो क्या हो जाएगा, -n iota h कट p⁻n-1, p⁻n-1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया है, इट विल बी 1/2m और p² x है, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो -2 iota h p⁻n-1, 2 - 1 इज 1। तो यहां से 2 से 2 चला जाएगा, आंसर आ गया इसका -iota h कट p/m, -iota h कट p/m। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो इन्होंने कोई भी ऑप्शन जो है इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक घुमाने का तरीका था कि यहां पे आपको लगता है कि यहां तो ऑप्शन ही गलत हैं क्या सारे, क्या ड्रॉप तो नहीं हो रहे, बट यहाँ पे x डैश को उन्होंने मेंशन नहीं किया, ये गलती है, बट यहाँ पे बताना चाहिए कि व्हाट डज x डैश मीन। ओके, सो अब हमें इस ऑप्शन को, इस आंसर को इस फॉर्म में लाना होगा जहां पे m भी मिसिंग है और p भी मिसिंग है। तो यहां से एक इंट्यूशन हमें लगता है, दिस मोमेंटम p इज रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mx/t।
टी और इस x बाई टी को एम एक्स डैश अगर लिखा जाए, सो दिस p कैन बी रिटन एज एम एक्स डैश, ऐसा हम समझ सकते हैं. सो रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ p here, that is minus iota h cut m x dash over m. So it is equal to minus iota h cut x dash. Now iota is also in the denominator, so multiply by iota and divide by iota. So it will be minus iota square, that will be plus 1 h cut x dash by iota. This will be the correct option. ऑप्शन ए. अगर ये h है देन इट नीड्स टू बी h कट. द करेक्ट ऑप्शन इज h कट x डैश आयोटा. तो देखो यहां ये करने के बाद भी हमें एक और स्टेप लेना पड़ा, एक बार और एक्सप्लोर करना पड़ा इसको कि कैसे हम इन टर्म्स को हटा के x डैश और m x डैश में ले आए और m को और p को रिप्लेस कर दें. तो ये एक हमें स्टेप इसमें और आगे करना था. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, h डैश x डैश बाई h कट x डैश बाई आयोटा. Okay, so let's move to the next question. That is, a particle of energy E less than V naught is incident on a step potential of height V naught. Let K and K dash are given. Find out the transmission coefficient. Very easy question from the quantum mechanics. The topic is step potential. एक step potential हमें given है जिसकी height और you can say strength is V naught, and a particle of energy E less than V naught is incidenting on this step potential. We need to calculate transmission coefficient. Transmission coefficient. This is reason number 1 and this is reason number 2. Transmission coefficient निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? वेव फंक्शन पता होने चाहिए दोनों रीजन्स के. तो रीजन नंबर 1 में क्या है? There is no potential in this region and hence particle will be a behave like a free particle. तो यहां पे जो वेव फंक्शन होगा दैट विल बी ए ई रेज पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज पावर माइनस आयोटा के एक्स. हमने वही नोटेशन रख लिया है, के हमें गिवन है रूट 2 एम बाई एच. सिमिलरली फाई 2 वेव फंक्शन इन रीजन नंबर 2. नाउ इन रीजन नंबर 2 वी नॉट इज ग्रेटर देन ई. सो व्हेन वी विल सोल्व द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, दिस विल बी सी ई रेज पावर माइनस के एक्स प्लस डी ई रेज पावर के एक्स. ये वेव फंक्शन आता है स्टेप पोटेंशियल के नोट्स में जाके आप देख सकते हो, खूब डिटेल डिस्कशन इस पे हमने किया हुआ है. बट व्हेन दिस इज से x इक्वल टू 0 एंड एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस टर्म विल डाइवर्ज आउट. और वेव फंक्शन को तो फाइनाइट होना चाहिए, इसीलिए दिस टर्म विल बी इग्नोर्ड एंड हेंस दिस फाई 2 इज ट्रीटेड एज सी ई रेज पावर माइनस के डैश एक्स. के नहीं, के डैश है, ये अगर के है इसको के डैश कर लो. ये इसको हम जनरली गामा लिखते थे जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम हेयर, लेकिन अगर के और के डैश में गिवन है तो इट विल बी के डैश. सो दिस इज वेव फंक्शन इन रीजन नंबर 2. क्लासिकली देयर शुड बी द टोटल रिफ्लेक्शन क्योंकि E इज लेस देन V नॉट है. बट क्वांटम मैकेनिकली दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ टनलिंग. E लेस देन V नॉट का केस है, देयर विल बी टनलिंग. नाउ there will be a finite probability density, obviously that is phi 2x mod square, that is not equal to 0. There will be a finite probability of finding the particle in region number 2. That is the quantum mechanical tunneling. But we need to calculate the transmission coefficient T. So the transmission coefficient T is nothing but this J transmitted divided by J incident, divided by J incident, or you can say this J2 by J1 और JT by JI. ये हमें कैलकुलेट करना होगा. नाउ द वेव फंक्शन इन रीजन नंबर 2 इज रियल, और रियल वेव फंक्शन होता है तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी उस रीजन की? 0 हो जाएगी, क्योंकि साई स्टार वाली टर्म जब आप बनाओगे फॉर्मूला में दैट विल बी 0 डायरेक्टली. तो ये हमने लिखा भी हुआ है डायरेक्ट नोट बना के कि जब भी रियल वेव फंक्शन होता है और ए रियल वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ दैट रीजन विल बी 0. तो इसका मतलब J2 विल बी 0. J2 0 होते T विल बी इक्वल टू 0. तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0. तो रियल वेव फंक्शन की कैलकुलेशन जब हम करते हैं इन
calculating the probability current density. Be very careful between the probability density and probability current density. Probability density is not zero, but probability current density is zero in this case. Therefore, the transmission coefficient T is equal to 0. तो इसका आंसर हो जाएगा T is equal to 0. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, but yes, these kind of question can be asked from the step potential, potential barrier and other relevant potentials. The next question is, the energy levels of hydrogen atom are given in terms of principal quantum number n and a positive constant a by the expression. You can put this question in the atomic and molecular physics or from the quantum mechanics point of view as well, जैसा भी समझना चाहो. तो energy levels of hydrogen atom are given by -13.6 by n square in electron volt. अगर z स्क्वायर हम लिखते तो वो एक जर्नल हो जाता. अभी हमने हाइड्रोजन के लिए दिया है, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो गई है. Now a is a positive constant and n is the principal quantum number. So if I consider a equal to 13.6, which is a positive constant, so it will be equal to minus a by n square electron volt. Very very easy question, direct question. Minus a by n square electron volt. बात समझ में आ गई? ठीक है. So this was simply from the Bohr's theory. The next question is, the energy eigenfunctions of a rigid dumbbell rotating about its center have a phi dependence of the psi phi equal to a e raised power iota m phi, where m is the quantum number and a is a constant. Which of the following value of a will properly normalize the eigenfunction? Question is again from the quantum mechanics. देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वेव फंक्शन आपने देखा होगा, हमने काफी बार सोल्व किया है. psi phi is equal to a into e raised power iota m phi with phi dependence. अगर फिर भी नॉर्मलाइज करना है in the field of phi, so it psi equal to a e raised power iota m phi. तो अगर इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो phi dependence 0 to 2 pi, that will be psi star psi d phi is equal to 1. So it is equal to 0 to 2 pi mod a square और e raised power iota m phi, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा डी एम फाई डी फाई इक्वल टू 1. ये दोनों 1 कर देंगे तो इट विल बी मोड ए स्क्वेयर और डी फाई का फाई होगा, लिमिट विल बी 2 पाई इक्वल टू 1 एंड मोड ए इज नथिंग बट 1 बाई रूट 2 पाई. और यही तो वेव फंक्शन होता है. साई फाई इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 पाई ई रेज पावर आयोटा एम फाई. एंगुलर मोमेंटम में हमने यही वेव फंक्शन से सारे प्रॉब्लम्स सोल्व किए थे. सो दिस इज दैट वेव फंक्शन. हमसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछ लिया है. क्या चेंज करने की कोशिश की इस क्वेश्चन में कि अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नॉर्मली पूछते हैं बाकी प्रॉब्लम्स में, इसमें बस और कुछ नहीं किया, ये फाई डिपेंडेंस में पूछ लिया 0 से 2 पाई के लिए. तो पूछा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के थ्रू ही है, साई स्टार साई डी फाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1. दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यूनिवर्सल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. उसी का यूज करके हमने इसको सोल्व किया है. सो दैट इज, अभी सोल्व करके तो मैंने इसके लिए बताया है कि जिन बच्चों को ये ध्यान नहीं है, अदरवाइज जिसने ये वेव फंक्शन देखा होगा ई रेज पावर आयोटा एम फाई, वो डायरेक्टली जानता है दैट आंसर विल बी 1 बाई रूट 2 पाई. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स. Next is, if psi is a normalized wave solution of the Schrodinger's wave equation and Q is the operator corresponding to a physical observable X. A physical observable is associated with an operator Q, then the quantity psi star Q psi may be integrated to obtain. So question is from the quantum mechanics, very very basic question कि ये जो quantity है psi star Q psi, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैरामीटर, देन हमें क्या मिलेगा? Q इज द ऑपरेटर, जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर हो सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, एनर्जी ऑपरेटर हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर है विच इज एसोसिएटेड विद ए फिजिकल क्वांटिटी. तो ये क्या दिख रहा है? इट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू डायरेक्टली, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू. सो इट इज मीन वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल, दैट इज एक्स. एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, और ये ऑलरेडी बताया है कि साई इज नॉर्मलाइज्ड.
तो वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, दैट इज ऑलरेडी 1, क्योंकि साई नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज होने के बाद जो ऊपर वाला फंक्शन है ये क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ऑफ द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। सो डायरेक्टली इट इज मीन वैल्यू ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई? ये काफी आसान क्वेश्चन था, बट यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर with a positive eigen value h cut k, that is an eigen function that describe a particle that is moving in a free space in the direction of positive x with a precise value of linear momentum. So question is from quantum mechanics again. डायरेक्टली हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आइगन फंक्शन होगा जो कि h cut k आइगन वैल्यू दे रहा है विद दिस मोमेंटम ऑपरेटर। तो डायरेक्टली क्या करके देखेंगे, इफ दिस इज द ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, यहां पे कोई फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन कब कहलाएगा, वो आइगन फंक्शन कब कहलाएगा, व्हेन इट विल रिमेन सेम विद सम आइगन वैल्यू हेयर। यही होता जैसे हम कहें दिस एच साई इज इक्वल टू ई साई, है ना। सो दिस साई इज द आइगन फंक्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन फंक्शन देयर विल बी द आइगन वैल्यू। जो चीज बाहर आ जाएगी वो आइगन वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन शुड रिमेन सेम। तो देखो डी बाई डी एक्स करेंगे, अब देखो कोस के एक्स है, अगर कोस के एक्स का मैं करके देखूं यहां पे, तो कोस का तो डायरेक्टली फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करके साइन एक्स आ जाएगा, तो वो आइगन फंक्शन तो बनेगा ही नहीं उस केस में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे साइन के एक्स करूं, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस आएगा इधर, तो इधर तो कोस बच जाएगा। तो फिर उस वैल्यू का क्या करना है, जब फंक्शन ही सेम नहीं रहा तो फंक्शन हमें सेम चाहिए। इन दोनों में से कोई हो सकता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर माइनस आयोटा के एक्स। देखो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस आयोटा एच कट तो ऐसे कैसे है, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के बाहर एंड ई रेज पावर माइनस आयोटा के एक्स। जो फंक्शन था वो तो सेम रह गया है, लेकिन आइगन वैल्यू क्या आई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस एच कट के, माइनस एच कट के आ गई है। देखो ये जल्दबाजी नहीं करनी है। अब अगर सिर्फ एक ही चीज लेके चलते कि भाई ये वेव फंक्शन सेम बच जाना, मतलब आइगन फंक्शन जो है वो सेम बच जाना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एच कट आया के आया है और अपने को चाहिए आइगन वैल्यू एच कट के, तो ये भी सही नहीं है। ई रेज पावर आयोटा के एक्स को ट्राई करो, दैट इज आयोटा माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर आयोटा के एक्स। इस केस में हम देखेंगे तो माइनस आयोटा एच कट एंड दिस इज आयोटा के ई रेज पावर आयोटा के एक्स। तो दिस फंक्शन नाउ रिमेन सेम, और ये इसकी आइगन वैल्यूज आ गई माइनस आयोटा स्क्वेयर एच कट के, आयोटा स्क्वेयर इज ऑलरेडी माइनस 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 प्लस एच कट के। सो ये है वो आइगन वैल्यू जिस इस आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ई रेज पावर आयोटा के एक्स। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से आपको कोई दूसरा ऑपरेटर देके भी ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी बहुत किए हैं, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन वाले, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं। सो दैट इज वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Now the wave function for identical fermions is antisymmetric under particle interchange. Which of the following is a consequence of this property? Pauli exclusion principle, Heisenberg uncertainty principle, Bose-Einstein condensation, or Bohr correspondence principle. So question is from the identical particles. Topic is identical particles. तो fermions के लिए देखो, बोसॉन्स के लिए द वेव फंक्शन, द टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, फॉर फर्मियंस द टोटल वेव फंक्शन इज एंटीसिमेट्रिक। और इसी का कॉन्सिक्वेंस क्या है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं साई फर्मियन लिखूं तो इट इज समथिंग 1/√2 साई A1 एंड साई B2 माइनस साई A2 psi B1. Okay, now if we have the same state A equal to B, in that case you see the wave function will be collapsed, it will be 0. तो psi fermion क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा।
तो यहीं से तो हम ये बात कहते हैं कि नो टू पार्टिकल्स, नो टू फर्मियंस एक्चुअली कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट्स। और फर्मियंस से ही हम आगे उसको एक्सटेंड करके कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए fermion, but the actual principle is for fermions. Means no two fermions can share the same set of quantum number or same quantum states. Okay, so that is directly Pauli exclusion principle. Identical particle में जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्टली जब हम वेव फंक्शन डिस्कस करते हैं fermions and bosons, उसके बाद जो पहला फॉर्मुलेशन है that is Pauli exclusion principle. That is the consequence of this. ठीक है, so now let's move towards the next question. Consider a particle of mass m at temperature T which follows classical Maxwell-Boltzmann statistics. Find the average speed v. The question is again from the thermodynamics and statistical mechanics. Maxwell-Boltzmann statistics. Maxwell-Boltzmann statistics. देखो ये एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड द आरएमएस स्पीड, ये तीनों फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहने चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। यहां पे आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड यू नो दैट इज √8 kT, वी एवरेज इज √8 kT ओवर पाई एम। वी मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाए तो दैट इज √2 kT ओवर m, एंड v RMS अगर पूछा जाए तो दैट इज √3 kT बाई m। ठीक है, एवरेज ऑफ v स्क्वेयर इज 3 kT बाई m, एवरेज ऑफ v स्क्वेयर x, v स्क्वेयर y, v स्क्वेयर z इज kT बाई m। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा √8 kT ओवर पाई एम। एंड दिस वी RMS, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आगे के लिए कि इनका रिलेशन क्या होता है। तो वी RMS इज ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। अब ये भी पूछा जा सकता है तीनों में से ही, तो वैल्यू कैलकुलेट निकालने तो लगोगे नहीं। तो रिमेंबर दिस, वी RMS ग्रेटर देन वी एवरेज वी मोस्ट प्रोबेबल। और वैल्यू वाइज भी अगर मैं इसका रेशियो लिखना चाहूं, सो इफ v most probable is 1, then it is 1.128 and it is 1.224. Yeah, 1.224, 1.128, 1, ये रेशियो इनका रहता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी भी आगे पूछे जा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। और एवरेज vx, vy, vz वो तो 0 होता है, ठीक है। So now let's move toward the next question, that is consider a Fermi gas of electrons at low but non-zero temperature T. How does the thermal energy vary with the temperature? Dependence पूछी हुई है, थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन है और डायरेक्टली याद रहने के चांसेस थोड़े कम हैं। So question is again from the Fermi-Dirac statistics. इसको हम थर्मोस्टेट मैक में भी हमने पढ़ा है और इसको हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हमने इसको पढ़ा है, जहां पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि टेम्परेचर को क्या गिवन है, लो टेम्परेचर है, नॉट जीरो है। तो T = 0 टेम्परेचर पे तो हमें पता है कि एक ऐसा एनर्जी लेवल फर्मी लेवल कहलाता है जिससे नीचे सभी स्टेट्स ऑक्यूपाइड हों, उससे ऊपर की सभी स्टेट्स वैकेंट हों। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्टेट्स, जो पार्टिकल्स फर्मी लेवल के बिल्कुल नजदीक वाले हैं, दे विल गेट द एनर्जी एंड दे विल सरपास दैट लेवल, और उससे ऊपर की ऑक्यूपेंसी बढ़ती चली जाएगी। जितनी एनर्जी मिलती जाएगी उतनी ही पार्टिकल्स ऊपर जाते चले जाएंगे, ये हमें पता है। तो नाउ द टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0, सो T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, ये वो वाला केस है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आपने जब ये केस हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम CV की वैल्यू भी कैलकुलेट करते, स्पेसिफिक हीट की भी और U की भी, तो या तो वो डायरेक्टली ध्यान रहे। तो CV जैसे हमने कैलकुलेट किया तो CV इज नियरली π² / 4 π² / 2 n kb² T² / TF, T/TF सॉरी।
T by TF. Yes, T by TF, Fermi temperature and the temperature. Now we know that the relation between U and CV is du is equal to CV dt. तो U is nothing but CV dt. तो टेम्परेचर के साथ जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो दिस विल बी नियरली T स्क्वेयर एंड इट दिस TF विद कांस्टेंट विल बिकम EF. तो एक तो T स्क्वेयर EF यहां से आ जाएगा. ये तो तब है जब हमें ये फॉर्मूला ध्यान रहे कि CV की जो डिपेंडेंस है, लेकिन अभी याद रख लेना चाहिए कि T इक्वल टू 0 पे क्या है, फर्मी एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, फर्मी एनर्जी की फॉर्म में. सिमिलरली जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन है, उस केस में CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वेयर. सो T स्क्वेयर बाई EF, दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. एक तरीका तो ये है कि अगर आपको ये ध्यान है तो ऐसे रखो. दूसरा जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जितना टेम्परेचर मिलता जाएगा, जितनी थर्मल एनर्जी मिलती जाएगी, उतने ही कोरोस्पोंडिंग पार्टिकल्स जो हैं ऊपर जाते चले जाएंगे फर्मी लेवल से. तो वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल अगर हम कैलकुलेट कर लें और फिर उनकी एनर्जी को हम KT से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां से भी हमारे पास आ सकता है. लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो फ्रैक्शन इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो फर्मी लेवल से, जैसे ये फर्मी लेवल है, दीज आर दी स्टेट्स. सो व्हेनेवर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, सो दीज पार्टिकल्स विल ट्रेवल. इतनी एनर्जी हुई है तो दीज पार्टिकल्स विल ऑल्सो गो अप एंड लाइक दैट. सो दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल. ओके, नाउ दिस N इफेक्टिव इज नथिंग बट N इनटू थर्मल एनर्जी KT डिवाइड बाय दिस EF. जो ये तो देखो प्रोपोर्शन हो गया डायरेक्टली. अगर मैं N इफेक्टिव बाई N करूं तो ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल और द फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट आर एक्साइटेड अबव द फर्मी लेवल विद दिस एनर्जी. जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसके कोरोस्पोंडिंग EF से डिवाइड करके जो एनर्जी बची है दैट विल बी टेकन आउट. सो दिस N इफेक्टिव, द नेट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एक्साइटेड is nothing but N into KT divided by EF. Now the total thermal energy for these particles is energy that is KT thermal energy into the number of particles. तो यहां पे अगर मैं लिखूं E thermal energy और U thermal energy, total thermal energy is nothing but KT into this effective number of particles that is NKT by EF. तो यहां से भी जो डिपेंडेंसी है वो कितनी आ रही है हमारी, T स्क्वायर ओवर EF. तो अगर ये ध्यान नहीं है, तो अगर ये तरीका ध्यान है, फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है कि फर्मी लेवल पे होता क्या है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊपर टॉप लेवल के पार्टिकल्स को मिलती चली जाएगी, वो फर्मी लेवल को क्रॉस करते चले जाएंगे ऊपर की स्टेट्स में. वही उसका कॉन्सेप्ट है. तो कितने क्रॉस कर जाएंगे वो फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, और कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही दैट इज KT. थर्मल एनर्जी इज KT इनटू द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो वो हमारे पास एनर्जी की डेफिनेशन आ गई T स्क्वायर बाई EF. तो इस तरह भी सोच सकते हो, या फिर अगर ये ध्यान है तो ये भी कर सकते हो. आंसर विल बी T स्क्वायर बाई EF. नेक्स्ट इज इन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, if the volume of the gas doubles from V0 to 2V0, then what happens to the temperature? Very easy question from the thermodynamics. Adiabatic expansion of monoatomic gas is given. तो एक तो में वॉल्यूम चेंज होती हुई दिख रही है V0 से 2V0, और इसके कोरस्पोंडिंग जो हमसे पूछा वो क्या है, टेम्परेचर को क्या होगा. टेम्परेचर को क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि कांस्टेंट रहेगा. तो टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हमने यूज करना. वो क्या होता है, दैट इज TV गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये होता है. तो कैसे करेंगे, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1. ठीक है. नाउ दिस गामा इज नथिंग बट 1 + 2 by F, that is the degree of freedom for the monatomic case, that is 3. So it is equal to 1 + 2 by 3 which is 5/3. गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/3 आ गई है. So now I need to calculate this T2. So this T2 is equal to T1 divide into
V1 by V2. So V1 is V naught to 2 V naught raised power 5 by 3 minus 1. So which is equal to T1 1 by 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 by 3. So it is T1 divide by 2 raised power 2 by 3, it is nearly 0.66. देखो ये अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक लैच है कि यहाँ पे अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, so you will face the difficulty in solving this. So on calculation, this value is nearly, this T2 comes out to be T2 is equal to T1. उसको जब सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1.58 and it is 0.63 times of T1, which is the initial temperature T naught. So it falls to 0.63 T naught. ये इसका आंसर आएगा. ठीक है, it falls to 0.63 T naught. तो इसमें भी ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब एडियाबैटिक प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, जो पी वी और टी के जो आपस के रिलेशन है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पी और टी का भी जो रिलेशन है वो हमें याद रहना चाहिए. याद ना भी रहे बट हमें पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी याद है, तो उससे भी हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दी गैस इक्वेशन. ठीक है, तो अगर पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो याद रखो, ये याद रखो, तो वो भी अपने आप आ जाएगा. फिर इन्हीं से कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम गैस इक्वेशन को यूज करेंगे तो. ठीक है, so this is option D. The next is the wavelength of maximum emission of a black body at 2897 Kelvin is 1 micrometer. Wavelength हमें given है, maximum wavelength हमें given है, and temperature हमें given है. Now the temperature of the black body whose wavelength of maximum emission is 5000 angstrom is, कि अगर wavelength अगर 5000 angstrom है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा. वेन्स लॉ से आपका क्वेश्चन है. इसको हमने ब्लैक बॉडी में भी पढ़ा हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी इसको किया है जब थर्मोडायनेमिक्स में भी, और जो एक अलग से स्पेशल लेक्चर लिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उसमें भी ये किया हुआ है. तो आप देख सकते हो इसको कि दिस लैम्डा मैक्स इज नथिंग बट बी बाई टी. ये होता है बी इज दी कॉन्स्टेंट. तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू constant b is the universal constant. So lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2. मुझे टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 is equal to lambda 1 T1 by lambda 2. So lambda 1 is 1 micrometer, that is 10 raised power minus 6. Lambda 2 5000 angstrom, that is 5000 into 10 raised power minus 10 into T1, that is 2897. इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो 10 raised power minus 6 से minus 4 रह जाएगा. It is 2897 डिवाइड बाई, ये देखो कितना हो जाएगा 50. 10 raised power 3 है, नहीं 50 नहीं रह जाएगा. 10 raised power 3 यहाँ पे है, minus 4 यहाँ पे है, so that will be here. Now you can solve it. So answer will be 5794. 5794 Kel. Option A. तो छोटे छोटे इक्वेशंस हैं, छोटी छोटी इक्वेशंस को यूज करें, बट यस एवरी टॉपिक जो है वो कंसिडर किया गया है एग्जाम में. ऐसा नहीं है कि एक जगह से क्वेश्चन पूछ लिए हैं या बहुत ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए हैं. ऐसी इक्वेशंस भी पूछी हैं, कैलकुलेशंस में भी गए हैं. यू शुड नो दी वेन्स लॉ, जहाँ पे हमने और बी की वैल्यू और बी की यूनिट भी पूछ लेते हैं. बी वेरी केयरफुल. ये जो बी है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये भी आपको ध्यान रखनी है, और इसकी यूनिट्स भी. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेल in phase space is given by, very easy question from the introduction to the statistical mechanics.
फेज स्पेस का वॉल्यूम क्या होता है देखो, फेज स्पेस इज ए 6 डायमेंशनल स्पेस, इसका वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट इज dx dy dz dpx dpy dpz. सो दिस dx dy dz इज नथिंग बट वॉल्यूम, तो ये तीन इंटीग्रेशन तो दैट विल बी वॉल्यूम, एंड दिस इज dpx dpy dpz. तो अगर मोमेंटम के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने ऐसा लिखा है इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इट विल बी रिटन v 4 pi p square dp, 4 pi p square dp into v, ऑप्शन ए. ये कैसे आता है ये तो आपको पता ही है, 4 pi r स्क्वायर dr की तरह जैसे हम कार्टेशियन में करते हैं. नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम का हमें स्फेरिकल p मिल गया है. p square is p square x plus p square y plus p square z. So p is nothing p square x plus p square y plus p square z. Okay, so option A is the correct option. Now the next, adding negative feedback to an amplifier result in which of the following? Question is from the electronics फीडबैक सर्किट. तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, क्या क्या प्रॉपर्टी बताई हुई है? इट स्टेबलाइज द गेन, इट रिड्यूस द नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, देन इट इंक्रीज द इनपुट इंपिडेंस एंड डिक्रीज द आउटपुट इंपिडेंस, एंड ऑल्सो इट इंप्रूव द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ये बातें आप लिख लीजिए, ये पॉइंट बना के मैंने क्लास में भी बताया हुआ है आपको जब समझाया था. तो इट इंक्रीजेज द गेन स्टेबिलिटी, it increases the gain stability, reduces non-linear distortion, increase input impedance and decrease output impedance, and also stabilize the frequency response. So option C will be correct here. डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि क्या इफेक्ट आएगा. In the half wave rectifier, the peak value of AC voltage across the secondary of the transformer is 20√2 volt. If no filter circuit is used, the maximum DC voltage across the load will be. Very confusing question and very easy question as well. अगर हमें कॉन्सेप्ट का पता है तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा इसमें इसके साथ साथ एक दो कॉन्सेप्ट और भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आने वाले प्रॉब्लम्स में दिक्कत ना हो. देखो, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, and this is some load RL. This is diode प्राइमरी सेकेंडरी. यहां पे आपकी AC इनपुट है. कुछ टर्म्स को समझते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे एक बार. देखो, ये AC इनपुट है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी कॉइल्स है. ठीक है, तो यहां पे जो V है दैट इज VM साइन थीटा, ये AC है VM साइन थीटा. अभी टर्म्स को समझते हैं कि Vm क्या है. Vm को हम कह देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कह देते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द AC. ठीक है, सो दिस Vm कैन बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू. भाई अगर साइनसोइडल वेव है, यहां तक साइनसोइडल वेव है, आउटपुट जो रेक्टिफायर की जो आउटपुट है दैट विल नॉट बी ए प्योरली साइनसोइडल वेव, बट इनपुट अगर प्योरली साइन वेव है तो लेट अस सपोज लाइक दिस. सो दिस V इक्वल टू VM साइन थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V. सो दिस इज VM, दिस इज VM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V. पहली चीज तो ये ध्यान रख लीजिए. दूसरा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड. इस लोड के अक्रॉस जो डीसी वोल्टेज आएगी उसका मैक्सिमम क्या होगा. ये स्टेटमेंट एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले इसको समझते हैं कि जो डीसी वोल्टेज होगी वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट.
डीसी वैल्यू क्या है, डीसी वोल्टेज क्या है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। आउटपुट में क्या है कि रेक्टिफायर की आउटपुट कैसी होती है कि अगर ये इनपुट है तो ये एक कंप्लीट साइकिल है, यहां पे एक साइकिल बन रहा है, दूसरा साइकिल यहां पे बन रहा है, ये अगर मैं इनपुट मान लूं तो जो आउटपुट होगी वो कैसी होगी, ये कंप्लीट साइकिल यहां एक यहां पे, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। एक ही हाफ में आउटपुट आती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, दूसरे हाफ में नहीं आती है, वहां पे जीरो होता है, ठीक है। सो दिस इज दी आउटपुट। नाउ अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें, जो कि एक सही कॉन्सेप्ट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो डीसी वोल्टेज पूछी है तो दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, वही डीसी वोल्टेज होती है। दैट इज वी डीसी इज नथिंग बट 1/2 पाई वी एम साइन थीटा। होना चाहिए 0 से 2 पाई ही, लेकिन हमें आउटपुट मिल रही है 0 से पाई में, सिर्फ ये वाला फेज तो खाली जा रहा है, 0 हो जा रहा है यहां पे। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं 0 to पाई, तो इसकी वैल्यू आती है Vm ओवर पाई। इसकी वैल्यू कितनी आती है निकल के, Vm ओवर पाई। इसका मतलब क्या हुआ, अब Vm की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पीक वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 20√2। मतलब ये जो पीक वैल्यू है सेकेंडरी के अबाउट, दैट इज 20√2। ये कितनी है, 20√2। तो Vm की वैल्यू कितनी है, 20√2 है। Vm इज इक्वल टू 20√2 विच इज नियरली, अगर इसको सोल्व करोगे तो 28.28 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड दिस डीसी वोल्टेज VDC वो क्या होगी, Vm ओवर पाई, दैट इज 28.28 डिवाइड बाई पाई 3.14। इसको जब सोल्व करोगे तो इट विल बी 9 वोल्ट। इसकी वैल्यू आ रही है 9 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन क्या है, अगर टेक्निकली देखा जाए, सही सेंस में समझा जाए कि मैक्सिमम डीसी वोल्टेज, तो इसका सेंस ये बनता है कि भाई आउटपुट के अक्रॉस, आरएल के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस मैक्सिमम डीसी वोल्टेज क्या है। और मैक्सिमम डीसी वोल्टेज मतलब डीसी वोल्टेज तो है लेकिन उसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ड्रॉप नहीं हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि आइडियल डायोड है। तो डीसी वोल्टेज विच इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू वही है जो कि एवरेज आई है, क्योंकि कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है। तो आंसर शुड बी 9 वोल्ट हेयर, बट आंसर गिवन इज 28.28 वोल्ट। ये आपका आंसर की में गिवन है। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अब आउटपुट में देखो एवरेज वैल्यू में एक ग्राफ आपके साथ शेयर करता हूं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। इंपोर्ट यहां से होगा, लेट्स ट्राई। या नाउ यू कैन सी, ये देखो ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है, हाफ वेव रेक्टिफायर की ये आउटपुट है। एक पाई तक का 0 to पाई है, ये आपको वहां पे नहीं विजिबल है, तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई में आपको आउटपुट मिलती है जब डायोड ऑन होता है, उसके बाद जब डायोड कट ऑफ करता है तो पाई से 2 पाई में 0 हो जाती है। यही आउटपुट हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। और जो वी एवरेज है, दिस रेड लाइन वी एवरेज विच इज कमिंग 9 वोल्ट, so this is the average value DC आउटपुट, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली DC नहीं होती है, बट रेक्टिफायर में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो AC से DC कन्वर्ट कर रहा है, और फिल्टर्स की भी जरूरत होती है, बट यहाँ पे वो ना तो प्योरली साइन वेव है, उसको हम DC वोल्टेज ही कंसिडर करें, तो उसका जो एवरेज है वो 28 तो ये होता है पीक वैल्यू, 28 तो पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो 28 तो ये है। ये तो एवरेज कैसे हो सकता है अगर पूरे 0 से 2 पाई पे हम कैलकुलेट करें, ये एवरेज है 9 वोल्ट, सो दिस इज द एवरेज रेड लाइन। तो एक्चुअल में जो आंसर जो मैंने बताया कि वो जो 9 वोल्ट वाला है, वो दिस इज द आंसर, वो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो 9 वोल्ट वाली लाइन है वो ये है। बट जो ऑप्शन गिवन है वो, उसका पूछने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम डीसी आउट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो डीसी वोल्टेज आ रही है
उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसकी पीक वैल्यू क्या है। अगर ये यहाँ पे पीक वैल्यू यूज कर देता, पीक वर्ड यूज कर देता तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता समझने के लिए, कंफ्यूजन कम हो जाता। तो अगर ये पीक वैल्यू की बात होती तब तो तुरंत हम कह देते कि भाई पीक वैल्यू मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस समय क्या जा रही है। लेकिन इससे एक सेंस ये आती है कि जो डीसी वोल्टेज आ रही है उसका अगर हम ड्रॉप भी इग्नोर कर दें डायोड के थ्रू तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन गिवन है वो ये वाला ऑप्शन गिवन है, Vm इज इक्वल टू 28.28 वोल्ट। ठीक है, ये आपका मैक्स पीक वोल्टेज यहां पे हो गई है। एवरेज वैल्यू अगर पूछी जाए Vm ओवर पाई होती है। इसी तरह से आप आरएमएस वैल्यू भी पूछी जा सकती है। आरएमएस वैल्यू अगर आप प्योर साइन वेव की कैलकुलेट करोगे तो Vm/√2 जो इनपुट में प्योर साइन वेव है उसकी, अगर आउटपुट में अगर देखोगे उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द विच कैन गिव द हीटिंग इफेक्ट, वो आरएमएस वैल्यू हो गई। इसी तरह एक वैल्यू होती है पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो इस केस में पीक टू पीक वैल्यू अगर मैं Vm कहूं यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 10 है तो नीचे भी 10 है, तो यहाँ पे तो पीक टू पीक 20 वोल्ट हो गई। इनपुट में पीक टू पीक कितनी हो गई 20 वोल्ट हो गई। लेकिन जो रेक्टिफायर आउटपुट है उसमें तो पीक इतनी ही है, उसके बाद तो जीरो है। ठीक है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक टू पीक उसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये टर्म कंफ्यूज करती है तो वो तो Vm ही हो जाएगी। इसकी जो VPP पीक टू पीक इज नथिंग बट Vm, और इसकी क्या हो जाएगी 2Vm पीक टू पीक। ठीक है, तो कुछ टर्म साइंस से कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमने क्या किया है अभी मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे कभी इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास Vm जो है वो गिवन था कि Vm इज 20√2। यहाँ पे जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू उसकी हमें पता है सेकेंडरी की। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पे मैक्सिमम डीसी वोल्टेज क्या होगी। तो अगर हम डीसी वोल्टेज डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाएं तो हमारे पास Vm/पाई जो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से वो आता है 9 वोल्ट। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, इस मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि उस एवरेज जो वैल्यू आ रही है उसी को हम मैक्सिमम डीसी वोल्टेज जनरली बोलते हैं। ये बार बार मैं बात बोल रहा हूं, अगर हम आइडियल डायोड इसको कंसीडर कर लें। लेकिन इनका पूछने का कारण क्या है कि जो डीसी वोल्टेज आ रही है उसकी पीक क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वो पूछना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डीसी वोल्टेज, शायद ये वो कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए उसका आंसर 28.28 है, क्योंकि ये वो आपका Vm है। बात समझ में आ गई। तो इसका ऑप्शन जो गिवन था वो 28.28 था। और इस तरह की टर्मिनोलॉजी से बाकी जो मैंने आपको बताया है, जो टर्म्स बताई हैं, Vm क्या है, Vp क्या है, पीक टू पीक क्या है, RMS क्या है, VDC क्या है, वो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। द नेक्स्ट इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट शोज नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अमंग द फॉलोइंग इज सिंपली टनल डायोड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। द आंसर इज टनल डायोड। In common base configuration, the output volt ampere characteristics of the transistor may be shown by the plots of। सिंपल सा आइडिया है इसमें कि देखो अगर जब भी किसी की भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हो तो क्या होगा, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज एट आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये प्लॉट होता चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। और आउटपुट में क्या होता है, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम करते हैं तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। इसमें इनपुट करंट आ जाता है, यहां पे वोल्टेज होती है। अब देख लो, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इमीटर बेस कलेक्टर, ये कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो इनपुट करंट है दैट विल बी, हमें क्या चाहिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछिए ना मैं, तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट इज IC वर्सेस VCB एट कांस्टेंट ICE। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज VCB, आउटपुट करंट IC, तो आउटपुट IC वर्सेस VCB,
यहाँ पे IC आ जाएगा, यहाँ पे VC भी आ जाएगा, और कांस्टेंट करंट, इनपुट करंट, दैट इज IE करंट यहाँ पे रहेगा। इसी तरह से अगर कॉमन इमीटर होता, कॉमन कलेक्टर होता, तो उससे ये ध्यान रखो, बस ये मैंने एक फंडामेंटल बता दिया है। उसके बाद सर्किट बनाओ और सर्किट में देख लो कि इनपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज कौन सी है, आउटपुट करंट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है, वो यहाँ पे पुट कर दो। ये मैंने बता दिया। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा कैसे प्लॉट होंगी, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट है तो इनपुट की करंट वर्सेज इनपुट की वोल्टेज, आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करते हो तो आउटपुट का करंट और आउटपुट की वोल्टेज तो होंगी ही, लेकिन इनपुट करंट के कोरस्पॉन्डिंग होंगी वो, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी, चाहे वो कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन इमीटर है, यू कैन डू। द नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में पूछा, करंट गेन्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। द कॉमन इमीटर करंट गेन बीटा इज रिलेटेड टू द कॉमन बेस करंट गेन अल्फा बाय द फॉलोइंग रिलेशन। वैसे तो डायरेक्टली आपको लिखवाया हुआ है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। आएगा कैसे, डिफाइन भी कर लो। बीटा जो है वो कॉमन इमीटर से है, और जो कॉमन बेस है वहां से अल्फा है। तो कॉमन बेस तो अभी हमने बना के देखा था, तो उसमें क्या होगा, आउटपुट करंट, करंट गेन है ये, तो आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, IC बाई IE, अल्फा तो ये होता है। कॉमन इमीटर में क्या होगा, इस बार इमीटर कॉमन में है, तो इनपुट करंट बेस करंट और आउटपुट कलेक्टर है, तो IC बाई IB, और इनके आपस का रिलेशन क्या होता है, IB प्लस IC इज इक्वल टू IE, ये इनके आपस का रिलेशन के। तो इसको हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा को पूछा है हमसे, तो बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, और IC ओवर IB को मैं लिख सकता हूं IE माइनस IC, IE माइनस IC। अब इसको अल्फा की फॉर्म में लाना है तो IE से डिवाइड कर देता हूं, IC डिवाइड बाई IE डिवाइड बाई IE डिवाइड बाई IE तो 1 हो जाएगा, माइनस IC डिवाइड बाई IE। IC बाई IE क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, ये डायरेक्टली आ जाता है यहां से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फिजिक्स। क्या है, कंसीडर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 एज a rigid diatomic rotor of separation R equal to 1 angstrom between two protons. Calculate the energy of L equal to 3 level in the rotational spectrum where mass of the proton is given like this and H cut is written in this. क्या पूछा है हमसे, एनर्जी पूछी है रोटेशनल स्पेक्ट्रम की H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो EJ क्या होता है, H कट स्क्वायर बाई 2I J प्लस 1. I is the moment of inertia, that is I equal to mu R square. Mu is the reduced mass. तो reduced mass क्या होगा H2 का, that will be mass of proton MP divided by MP plus MP, which is equal to MP square by 2MP, MP by 2. रिड्यूस मास आ गया, रिड्यूस मास की वैल्यू आ गई, आर हमें पता है, इनके बीच का सेपरेशन हमें पता है, एल की वैल्यू हमें पता है, एच कट हमें पता है, डायरेक्टली एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सो दिस EJ इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर, दैट इज 1973.5 स्क्वायर into 3 plus 1 is 4 divided by 2 into I is mu R square, mu is MP by 2. So that MP is 938.28 into 10 raised power 6 और डिवाइड बाई 2 वो ऊपर चला जाएगा into R square. R is where, that is 1 angstrom 10 raised power minus 20. इसको अब हमें सोल्व करना होगा। So solve this equation to calculate the value. इसकी वैल्यू आएगी 0.049
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चल रहा है, क्योंकि सारी इक्वेशन जो है ये ईवी है, ये भी ईवी है, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कैलकुलेटिव पार्ट इसमें एक है, ये 2 से 2 चला जाएगा यहां से, ये 2 पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फिजिक्स, रमन स्पेक्ट्रा। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रमन इफेक्ट, लेट एच ओमेगा बी द इंसिडेंट एनर्जी। कि रमन इफेक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? रमन इफेक्ट में क्या होता है, हमें एक रिले लाइन मिलती है जो कि इलास्टिकल स्कैटर्ड से आती है, उसके अलावा हमें एक स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस मिलती हैं जो कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग से आती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, एनर्जी एच ओमेगा डैश इज एक्सचेंज विद ए मॉलिक्यूल, तो दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस मिलती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा डैश, तो एक तरफ फ्रीक्वेंसी घट के आएगी, एक तरफ बढ़ के आएगी, उसी के कारण हमें स्टोक और एंटी स्टोक्स लाइन मिलती है रिलेज लाइन के कोरस्पॉन्डिंग। रमन स्कैटरिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल की टू शो द रमन इफेक्ट। ए क्वांटम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड इलास्टिकली। अब यहां पे एक गड़बड़ है कि अगर खाली इलास्टिकली यहां पे दिया कि सिर्फ इलास्टिकली हमें रमन इफेक्ट नहीं मिलता है, इलास्टिक में हमें सिर्फ रिलेज लाइन मिलेगी, मतलब एग्जिस्टिंग लाइन मिलेगी। जो लाइन यहां से आ रही है क्रिस्टल से स्कैटर हुई, उसके बाद हमें 3 पॉसिबिलिटीज हो, 3 चीजें मिलती हैं, एक रिलेज लाइन, एक हमें स्टोक लाइन, एक हमें मिलती है एंटी स्टोक लाइन। तो ये इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग्स के थ्रू आती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कि सिर्फ इलास्टिक से आपको रमन इफेक्ट नहीं मिलता है, बाकी सारी कंडीशंस जो है वो सही हैं। सो ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट, दैट इज दिस वन। तो एक चीज आपने इन क्वेश्चंस में देखी कि पहली चीज तो अच्छी चीज तो ये थी कि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आसान हैं। जो टॉपिक आपको आता है उसके एलिमेंट्री क्वेश्चंस है बिल्कुल, लेकिन टॉपिक का आना जरूरी है, टॉपिक को पढ़ा हुआ होना जरूरी है। हर उस टॉपिक को टच किया है, रमन इफेक्ट है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कितने क्वेश्चन मिल गए हैं, ईएमटी से क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी पूछी हुई है, इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट जो यूनिकनेस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट था वो भी था। तो मतलब अच्छा पेपर है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको सभी क्वेश्चंस के सभी टॉपिक्स के गो थ्रू होना पड़ेगा, बट एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है टॉपिक को तो फिर ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको पता लग जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, एलिमेंट्री स्टेप्स में ही क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन होगा, कोई और पेपर सोल्व आपको चाहते हैं यूट्यूब पे, वो भी आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी शुरू रखें, तैयारी पूरी करें, और कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर।